एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हम लोगों ने अपना सेमेस्टर 5th की मेडिसिन केमिस्ट्री सेकेंड स्टार्ट करी थी और आपका लेक्चर नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। यह है आपका लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने एंटी हिस्टामिन के बारे में पढ़ा था। हिस्टामिन के बारे में देखा था, कैसे उसका स्टोरेज होता है, रिलीज़ होती है, ठीक है, और सिंथेसिस कैसे होती है। उसके बाद हमने हिस्टामिन रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ा था और उनका डिस्ट्रीब्यूशन। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग कंप्लीट करेंगे अपना H1 एंटागोनिस्ट। H1 एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन क्या होता है और साथ में सार क्या होता है। और आपकी H1 एंटागोनिस्ट के अंदर अगर आप सिलेबस देखोगे तो 3 मेन ड्रग दी गई हैं जिसके आपने सिंथेसिस, यूसेज, स्ट्रक्चर, मोड ऑफ एक्शंस पढ़ने होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपनी क्लासिफिकेशन ऑफ द एंटी हिस्टामिनिक एजेंट। एंटी हिस्टामिनिक एजेंट के क्लासिफिकेशन यहाँ पे देखते हैं। तो बेसिकली इसको 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका H1 एंटागोनिस्ट, ठीक है। H1 एंटागोनिस्ट के अंदर भी आपकी इनको फर्दर डिवाइड किया गया है, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो आपकी ड्रग आती हैं दैट इज़ डाइफिनहाइड्रामीन है, डाइफिनहाइड्रानेट है, डोक्सोलअमाइन है, सक्सिनेट है, क्लोरोसाइक्लोजीन है, डाइफिनाइल पायरिडीन है, ठीक है। इसी तरीके से जो सेकंड जनरेशन है उसके अंदर आपका सिट्राजीन है, लीवोसिट्राजीन, लोराडाडीन है। तो इस तरीके से ड्रग आती हैं आपकी। उसके बाद अगर मैं बात करूं एस्ट्रो एंटागोनिस्ट, जो इसका दूसरी पार्ट है, वो है इसके अंदर भी हमारी 2 क्लासिफिकेशन देखने के लिए है, जिसमें फर्स्ट है आपका गैस्ट्रिक एसिड इनिबिटर, प्रोटॉन पंप इनिबिटर, ठीक है। तो गैस्ट्रिक एसिड इनिबिटर में आपका रैनिटिडीन, सिमेटिडीन और फैमोटिडीन है। प्रोटॉन पंप इनिबिटर के अंदर जो ड्रग है दैट इज़ ओमिप्राजोल है, रावीप्राजोल है, पेंटोप्राजोल है, लिसिनोप्राजोल है, इस तरीके से। थर्ड जो इसका क्लासिफिकेशन है वो है S3 एंटागोनिस्ट, जिसमें आपका आता है थियोपैरामाइड्स है, क्लोबिन प्रॉबिट है, ठीक है। लास्ट है आपका मास सेल स्टेबलाइज़र। मास सेल स्टेबलाइज़र के अंदर आपका आता है नीडोक्रोमिल सोडियम, लीडोक्साइम और ट्रोमेथामाइन है। तो इस तरीके से आपका क्लासिफिकेशन है एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स का। अब हम बात करते हैं H1 एंटागोनिस्ट के बारे में। तो जो आपका बेसिकली H1 एंटागोनिस्ट है ना, ये आपकी ऐसी ड्रग और ऐसे एजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, H1 रिसेप्टर, अभी हमने रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ा था ना, H1, H2, H3, H4। तो ये क्या करते हैं, H1 रिसेप्टर के ऊपर जाते हैं और उनके ऊपर जाके उसको ब्लॉक कर देते हैं। जैसे कि आपके H1 एंटागोनिस्ट है, ये वाली जो ड्रग है ये यहाँ पर जाएगी और इसको कम्प्लीटली ब्लॉक कर देगी। तो ये ऐसी ड्रग्स और एजेंट होते हैं जो कि अपना एक्शन प्रोड्यूस करते हैं बाय ब्लॉकिंग द S2 रिसेप्टर। S2 रिसेप्टर को, सॉरी यहाँ पे आएगा H1 रिसेप्टर। H1 रिसेप्टर पे जाते हैं और अपने फंक्शन मतलब इनिबिट कर देते हैं H1 रिसेप्टर को। बेसिकली ये कॉम्पिटिटिव इनिबिटर होते हैं H1 रिसेप्टर्स के, डू नॉट प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ रिलीज ऑफ द हिस्टामिन। ये जो है मतलब H1 रिसेप्टर को बस ब्लॉक करते हैं जाके। ये जो हिस्टामिन की फॉर्मेशन और इसको जो रिलीज़ होता है कि आपका जो हिस्टामिन बनता है उसकी जो सिंथेसिस और जो रिलीज़ होता है आपका हिस्टामिन, उसको प्रिवेंट नहीं करते, केवल H1 रिसेप्टर पे जाते हैं और उसको ब्लॉक कर देते हैं। जिसकी वजह से अगर कोई भी ड्रग H1 रिसेप्टर पे आएगी तो अपना एक्शन प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगी। तो ये होते हैं आपके H1 एंटागोनिस्ट। इसकी एग्जांपल मैंने अभी बता दिया था जब क्लासिफिकेशन बताई थी। अब मैं बात कर लेती हूँ आपका सार ऑफ द H1 एंटागोनिस्ट। सार जो कि आपने अपने 4 सैम के अंदर भी काफ़ी अच्छे से पढ़े हैं। तो सार का मतलब होता है यहाँ पे स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। इसमें हम लोग जो भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है और उसकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है उसके बीच में हम एक तरीके से रिलेशनशिप देखते हैं। बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है आपका हिस्टामिन का, उसमें हम कुछ ना कुछ चेंजेस करके देखते हैं कि क्या ऐड करने से उसका मतलब जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो रही है और क्या सब्स्टिट्यूट करने से वो उसकी एक्टिविटी जो डिक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ पे मैंने आपका बेसिक स्ट्रक्चर बनाया है जहाँ पे आपका एक एक्स ग्रुप है, जिससे 2 आपके एराइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक कार्बन की चेन है, एक आपका अमीन ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो जो आपका 2 यहाँ पे एराइल ग्रुप जुड़े हुए हैं इसको मैंने 1 मार्क कर दिया है। एक्स जो है ये आपका कोई भी कनेक्टिव एटम हो सकता है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एक्सेट्रा। सेकेंड कार्बन की चेन है और जो आपका अमीन ग्रुप है इसको मैंने 4। अब 1 बाय 1 हम इनके ऊपर सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। तो अगर मैं देखूँ कि सब्स्टिट्यूशन कहाँ कहाँ पे पॉसिबल है, तो सब्स्टिट्यूशन आपका पॉसिबल है एक तो एराइल ग्रुप के ऊपर, ये जो 2 एराइल ग्रुप है इनके ऊपर। उसके बाद एक्स जो मेजर कनेक्टिव एटम है आपका, एक्स ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन भी हो सकती है। इसी तरीके से कार्बन की चेन के ऊपर क्या सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है, और एक ये आपका होता है टर्मिनल अमीन ग्रुप, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम सभी के ऊपर जो है सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं अपने एराइल ग्रुप पर। तो जो आपके 2 डाई एराइल सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे लगे हुए हैं वो दोनों ही असेंशियल है आपकी H1 एंटा जो आपकी H1 रिसेप्टर है उसकी एक्टिविटी के लिए, ठीक है। जो 2 एराइल ग्रुप वहाँ पे लगे हुए थे
जो एराइल ग्रुप होते हैं ये आपके फिनाइल भी हो सकते हैं और कोई हेट्रोसाइकिल रिंग भी हो सकती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाइफिन हाइड्रामीन का एग्जांपल दिया है। तो ये दोनों यहाँ पे फिनाइल ग्रुप भी हो सकते हैं या फिर कोई हेट्रोसाइकिल रिंग भी हो सकती है, मतलब ये जो आपकी बेंजीन की रिंग है इसमें कार्बन के अलावा कोई और भी एटम प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो अगर ये जो आपकी फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, अगर हम यहाँ पे कोई भी हैलोजन ग्रुप को ऐड करते हैं तो इससे भी जो एक्टिविटी होती है आपके कंपाउंड की वो इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल बताया हुआ है कि क्लोरीन, ब्रोमीन या फ्लोरीन अगर ये ऐड होते हैं, ये हैलोजन ऐड होते हैं तो इससे जो एक्टिविटी होती है आपकी इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे एग्जांपल है क्लोरो डाइफिनाइल हाइड्रामीन, ऊपर मैंने एग्जांपल दिया था डाइफिन हाइड्रामीन का। इसमें मैं क्या करती हूँ, इस वाले स्ट्रक्चर में क्लोरीन ग्रुप को ऐड कर देती हूँ। तो अगर आप क्लोरीन ग्रुप को ऐड करोगे तो ये बन जाएगा क्लोरो डाइफिनाइल हाइड्रामीन, और इससे आपकी जो एक्टिविटी है कंपाउंड की वो इंक्रीज़ हो जाएगी। मतलब कि अगर इस कंपाउंड के कंपैरिजन करें तो ये वाला जो कंपाउंड है वो ज़्यादा क्या है आपका एक्टिव है। ठीक है, तो ये होता है आपका एराइल ग्रुप। सेकंड मैं बात करती हूँ नेचर ऑफ एक्स, जो एक्स है, अगर मैं एक्स की प्लेस पर कोई कार्बन जोड़ देती हूँ तो मेरी जो ड्रग है वो मोनो अमीनो प्रोपाइल एनालॉग बन जाती है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो एक्स आइटम था मैंने यहाँ पे क्या जोड़ दिया, उसकी जगह कार्बन, तो ये मुझे क्या मिल गया, मोनो अमीनो प्रोपाइल एनालॉग्स। ठीक है, इसी तरीके से हम एक्स की जगह पे कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप एक्स की जगह नाइट्रोजन ग्रुप को ऐड कर देते हो तो जो मेरी ड्रग है वो इथाइलिन डायमीन डेरिवेटिव बन जाती है। जैसे आपने यहाँ पे नाइट्रोजन की जगह क्या ऐड कर दिया, सॉरी एक्स एक्स की जगह यहाँ पे मैंने नाइट्रोजन को ऐड करा है तो मुझे यहाँ पे मिला है इथाइलिन डायमीन डेरिवेटिव। अगर आप एक्स की जगह ऑक्सीजन को ऐड कर देते हो तो आपकी जो ड्रग है वो अमीनो एल्काइल ईथर एनालॉग बन जाती है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप एक एक एग्जाम्पल भी दे सकते हो, अदरवाइज़ इतना इनफ होता है अपने सार के अंदर लिखने में। बात करते हैं अपने एल्काइल चेन की। जो आपकी एल्काइल कार्बन कार्बन की चेन यहाँ पे थी वो भी आपके कंपाउंड की एक्टिविटी के लिए काफ़ी एसेंशियल है। ब्रांचिंग अगर आप करते हो एल्काइल चेन में तो कहीं ना कहीं आपकी एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। एक्सेप्शन है यहाँ पे प्रोमेथाजीन। जो आपका प्रोमेथाजीन है तो इसमें कार्बन की चेन आपको दिख रही है, इस वाले स्ट्रक्चर को ना देखो, केवल इसको देखो कि ये वाली जो चेन है, अब ये वाली चेन में हमने यहाँ पे पढ़ा है कि अगर अल्काइल चेन में कोई भी अगर आप ब्रांचिंग करते हो तो एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, लेकिन प्रोमेथाजीन आपका एक्सेप्शन है। आपने यहाँ पे ब्रांचिंग करी हुई है, उसके बाद भी जो एक्टिविटी है इस कंपाउंड की वो इंक्रीज ही हो रही है। ठीक है, बाकी अगर आप किसी भी कंपाउंड के अंदर ब्रांचिंग करते हो तो आपकी जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे टर्मिनल नाइट्रोजन आइटम। बेसिकली ये आपकी जो टर्मिनल नाइट्रोजन आइटम है ये आपकी एक्टिविटी के लिए एसेंशियल ही है। अमाइन शुड बी टर्शरी फॉर द मैक्सिमम एक्टिविटी। अगर आप कंपाउंड की ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी चाहते हैं तो इसके लिए जो आपकी नाइट्रोजन ग्रुप है वो क्या होना चाहिए, टर्शरी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल भी बना के दिखाया है। देखो अगर नाइट्रोजन से हमारा एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो हम उसको बोल देते हैं प्राइमरी, दो है तो सेकेंडरी, तीन है तो टर्शरी। ठीक है, तो ये हो गया आपका टर्मिनल नाइट्रोजन एटम के बारे में। तो ये इतना ही आपने सार के अंदर अपना लिखना होता है। अब मैं बात कर लेती हूँ मोड ऑफ एक्शन ऑफ द H1 एंटागोनिस्ट। H1 एंटागोनिस्ट किस तरीके से अपना मोड ऑफ एक्शन प्रोड्यूस करता है। तो बेसिकली अभी मैंने बताया था कि आपके जो H1 एंटागोनिस्ट होते हैं दो टाइप में होते हैं, पहला होता है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, और फिर होता है सेकंड जनरेशन। तो जब आपकी फर्स्ट जनरेशन वाली ड्रग होती है ना, ये ऐसी वाली ड्रग होती हैं जो कि इजीली क्रॉस कर जाती हैं आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन के अंदर चली जाती हैं और CNS को डिप्रेस कर देती हैं, जिसकी वजह से जो फर्स्ट जनरेशन की जितनी भी ड्रग हैं उनको खाने के बाद आपको नींद आना शुरू हो जाती है। वहीं पे जो आपकी सेकंड जनरेशन वाली जो ड्रग हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस ही नहीं कर पाती। जब वो क्रॉस नहीं कर पाएंगी तो वो CNS के अंदर भी नहीं जाएंगी, मतलब ब्रेन के अंदर भी नहीं जा सकती, और जिसकी वजह से वाली जो ड्रग होती हैं ये सेडेशन भी कॉज नहीं करती। दैट मीन्स इनको खाने के बाद नींद नहीं आती हमें। ठीक है, तो अब मैं बात कर लेती हूँ कि H1 एंटागोनिस्ट के अंदर वैसे तो काफ़ी सारी ड्रग्स दी गई हैं, हम केवल उन ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे जिनके ऊपर स्टार लगा हुआ है। आपने भी 4 सेमेस्टर के एग्ज़ाम भी दिए थे तो आपने देखो चेक भी किया होगा, बेसिकली वही ड्रग पूछी जाती हैं आपके एग्ज़ाम्स के अंदर जिनके ऊपर आपकी स्टार लगी हुई होती है। इसके अलावा अगर कोई ऐसी ड्रग है जो एग्ज़ाम्स के अंदर पूछी जाती है तो जब हम अपनी 2 मार्क्स वाली वीडियो बनाएंगे तो उसके अंदर मैं वो वीडियो आपको वो मतलब जो ड्रग्स हैं वो कवर करा दूँगी। तो इसके अंदर पहली जो ड्रग आती है आपकी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ डाइफिन हाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड। डाइफिन हाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड का आप स्ट्रक्चर देख सकते हो। देखो जो मैंने पहला स्ट्रक्चर आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताया था H1 एंटागोनिस्ट का, उसमें 2 एराइल ग्रुप जुड़े हुए थे तो मैंने यहाँ पे 2 फिनाइल ग्रुप जोड़ दिए हैं। उसके बाद X की जगह आपने क्या लिखा है, यहाँ पे ऑक्सीजन लिख दिया है, फिर कार्बन की चेन है और मैंने यहाँ पे नाइट्रोजन ग्रुप जो मेरा अमीन ग्रुप था वो यहाँ पे लगा हुआ है जिससे 2 CH3 हैं, और साथ में हाइड्रोक्लोराइड है तो मैंने यहाँ पे लगा दिया HCl। तो बेसिक स्ट्रक्चर अगर आपको याद है तो इस तरीके से आप जो है वो स्ट्रक्चर बना सकते हो अपने ड्रग्स के।
बात कर लेते हैं इसकी सिंथेसिस की। तो बेसिकली ये मैंने थ्योरी लिखी हुई है, आप यहाँ पे देखो कि सिंथेसिस की स्टार्ट होती है डाइफिनाइल मीथेन से। जब आप डाइफिनाइल मीथेन का ब्रोमिनेशन कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो क्या होता है कि एक ब्रोमीन ग्रुप जो है तो वो तो इस कंपाउंड से आके जुड़ जाता है और यहाँ से एक H और एक Br वो निकल जाता है बाहर, तो हमें मिल जाता है डाइफिनाइल ब्रोमोमीथेन। सॉरी, यहाँ पे पूरा मैंने लिखा नहीं है, सॉरी, यस। तो हमें मिल जाता है डाइफिनाइल ब्रोमोमीथेन। जब आप डाइफिनाइल ब्रोमोमीथेन की रिएक्शन कराते हो सोडियम कार्बोनेट के साथ, सोडियम कार्बोनेट के प्रेजेंस में, और साथ में आप इसको हीट भी करते हो, ठीक है। और एक और कंपाउंड है यहाँ पे डाइमिथाइल अमीनो इथेनॉल, तो आपको अपना कंपाउंड मिल जाता है दैट इज़ डाइफिन हाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड। हुआ क्या है यहाँ पे, ये CHO ग्रुप तो एज इट इज़ ऐसे ही था, ठीक है। बाकी इसका ऑक्सीजन देखो, यहाँ का H, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला ब्रोमीन, ये तो निकल जाते हैं बाहर, और बाकी एज इट इज़ जो कंपाउंड है वो इससे आके अटैच हो जाता है, इस वाले कंपाउंड से आके अटैच हो जाता है, और हमें मिल जाता है डाइफिन हाइड्रोक्लोराइड। मोड ऑफ एक्शन बहुत इजी है कि ये क्या करती हैं, जो ड्रग होती हैं H1 रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड होती हैं और उसको ब्लॉक कर देती हैं CNS के अंदर। बिकॉज ऑफ दैट इट्स कॉज दिस एडिशन। साथ में जो हमारी H1 वाली ड्रग होती है, अब ये फर्स्ट जनरेशन की ड्रग है, तो इस एडिशन कॉज करेगी, मतलब इनको खाने के बाद क्या आना, नींद आनी शुरू हो जाती है। उसके बाद ये हमारी एंटी मुस्कैरिनिक ड्रग की तरह भी काम करती हैं। एंटी मुस्कैरिनिक एजेंट जो आपके मुस्कैरिनिक रिसेप्टर्स होते हैं उनके ऊपर भी अपना एक्शन प्रोड्यूस करती हैं। अब इसके ऊपर भी अपना एक्शन प्रोड्यूस कर रही हैं, तो जो हमारी एक पार्किंसन डिजीज़ होती है उसके ट्रीटमेंट में भी हेल्प करेगी हमारी डाइफिन हाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द पार्किंसन डिजीज़। साथ में ये सेडेशन कॉज करती है, मतलब इनको खाने के बाद नींद आती है। तो अगर किसी भी पर्सन को इंसोमिया की भी प्रॉब्लम है, अगर उसको नींद ना आने की प्रॉब्लम है, तो इन ड्रग्स को लेकर ये वाली जो ड्रग है वो उसमें हेल्प कर सकती है। उसके बाद इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी कंडीशन। एलर्जी कंडीशन में भी इनका यूज़ किया जाता है। रिनाइटिस है, मतलब जो आपकी स्टफ़ी नोज़ होती है, मोशन सिकनेस है, इचिंग है, तो इन सारी कंडीशंस में आप इनको यूज़ कर सकते हो। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट ड्रग इसके अंदर आती है दैट इज़ ट्राईपॉलिडीन हाइड्रोक्लोराइड। ट्राईपॉलिडीन हाइड्रोक्लोराइड का आप लोग स्ट्रक्चर देख सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली यही है कि आपने स्ट्रक्चर देखो, प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, बना बना के अपने नोटबुक के अंदर देखने हैं। बात करते हैं इसकी सिंथेसिस की। तो सिंथेसिस में मैंने यहाँ पे थ्योरी लिखी हुई है, आप रिएक्शन देखो। देखो रिएक्शन स्टार्ट होती है, यहाँ पे 3 कंपाउंड होते हैं, इन तीनों कंपाउंड आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। पहला है आपका 4-मिथाइल एसिटोफिनोन, दूसरा है आपका फॉर्मेल्डिहाइड और तीसरा आपका पायरोलोडीन, ठीक है। जब ये तीनों कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं तो यहाँ से बाहर निकलता है आपका वाटर बाहर निकलता है और हमें मिल जाता है 4-मिथाइल-3 पायरोलोडीन प्रोपेनॉइफिनोन, ठीक है। तो हमें हमारा कंपाउंड मिल जाता है 4-मिथाइल-3 पायरोलोडीन प्रोपेनॉइफिनोन। फिर हमने क्या करना होता है कि इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की प्रेजेंस में। तो होता क्या है कि ये जो कंपाउंड है हमारा पायरिडीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये इस कंपाउंड से जाके अटैच हो जाता है, ठीक। यहाँ तक तो आपका सेम कंपाउंड है। यहाँ पे आपका एक OH ग्रुप जुड़ी हुई है और एक ये जो हमारा ग्रुप था जो मैग्नीशियम ब्रोमाइड वाला कंपाउंड है, ये इससे आके अटैच हो जाता है, ठीक। ये जो एज इट इज़ कंपाउंड है, ये तो यहाँ पे देखो एज इट इज़ ऐसे ही लगा हुआ है। बाकी एक ही कंपाउंड और आपका जो यहाँ पे O था वो OH के अंदर कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। हमें मिल जाता है इंटरमीडिएट। फिर हमने कराना होता है इसका डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का क्या मतलब है कि आपने यहाँ से वाटर को रिमूव करना है। आप यहाँ से वाटर को रिमूव करोगे और आपको मिल जाएगा ट्राईपॉलिडीन। यहाँ का जो OH ग्रुप था वो आपने यहाँ से क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया, और साथ में एक और हाइड्रोजन लिया है, H2 निकालना है ना। तो एक OH तो ये हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ का। जब यहाँ का एक हाइड्रोजन हट जाएगा तो हमें यहाँ पे एक मिल जाएगी जी डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये बन जाता है आपका ट्राईपॉलिडीन हाइड्रोक्लोराइड। इसकी भी मोड ऑफ एक्शन सेम है कि H1 रिसेप्टर से जाके बाइंड होते हैं और उसको इनिबिट कर देते हैं। यूजेस की अगर मैं बात बताऊँ तो ये आपकी रेड आइज होना, रेडनेस, रैशेस, स्टफी नोज, कोल्ड और पेन एक्सेट्रा, इन सब की ट्रीटमेंट में हमारी हेल्प करती है ड्रग। अब नेक्स्ट जो इसके अंदर ड्रग है वो है आपके प्रोमेथाजीन हाइड्रोक्लोराइड। प्रोमेथाजीन हाइड्रोक्लोराइड का थोड़े स्ट्रक्चर डिफरेंट है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। सिंथेसिस की अगर मैं बात बताऊं तो सिंथेसिस जो है वो स्टार्ट होती है फिनोथायाजीन के साथ। हम लोग क्या करते हैं कि फिनोथायाजीन की जो है रिएक्शन करा देते हैं 2-डाइमिथाइल अमीनो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड के साथ। ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एमाइड। बहुत सिंपल रिएक्शन है, ये दोनों कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं सोडियम एमाइड के प्रेजेंस में, एंड यू विल गॉट योर प्रोमेथाजीन। हमें यहाँ पे प्रोमेथाजीन मिल जाता है। मोड ऑफ एक्शन इसका भी वही रहेगा, आपका सेम है, लेकिन एक दो और है कि यह आपका एंटी कोलिनर्जिक एजेंट की तरह भी काम करता है,
ठीक है। साथ में जो हमारे सीएनएस के अंदर कीमो रिसेप्टिव ट्रिगर जोन होती है, सीटीजेड जोन होती है, उसके ऊपर भी एक्ट करता है, जिसकी वजह से कंट्रोल करता है वॉमिटिंग और नोज़िया को। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे यूजेस की। जो आपका प्रोमेथाजीन था उसके यूजेस हैं, इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ इंसोमिया, नींद आने की प्रॉब्लम है तब आप इसको यूज़ कर सकते हो, बिकॉज सीएनएस के ऊपर एक्ट करता है ये। रिनाइटिस स्टफी नोज है उसमें यूज़ कर सकते हो, एलर्जी कंडीशन है उसमें यूज़ कर सकते हो, और वॉमिटिंग और नोजिया की को भी कंट्रोल करने में, उनको भी ट्रीट करने में हमारी हेल्प करता है। तो इसके अंदर आपने जो मेन ड्रग है वो आपने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। और साथ में जो हमारा ये है H1 एंटागोनिस्ट का जो टॉपिक है वो हो गया जी आपका कंप्लीट। सेकंड वीडियो जो आपका लेक्चर थर्ड होगा उसमें हम लोग देखेंगे अपना H2 एंटागोनिस्ट। आई होप अपने वीडियो समझ में आई होगी। इससे पहले जो मैंने लेक्चर 1 आपको दिया था उस पर मुझे बहुत अच्छे आप लोगों के कमेंट्स मिले हैं, सो थैंक यू फॉर ऑल। और इसके जो नोट्स हैं वो यूनिट ख़त्म होने के बाद आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, हैव अ नाइस डे।